हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल नॉवल हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अध्याय 66 रोका नहीं जा सकता। येचेन और यीची ने एक दूसरे पर एक त्वरित नजर डाली। जियाओ चेन वास्तव में साहसी है। वे इस तरह के व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। बौद्ध येचेन ने उसका सामना किया और कहा, लैंडे सहित 3 लोग हैं जो अमर गठबंधन से नहीं भेजे गए हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। प्रेत गठबंधन और फेंकने वाले चाकू गठबंधन जो उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, अमर गठबंधन के पास तैनात है। अधिक जानकारी के लिए दबाव डालने के बाद जियो चेन को पता चला कि फैंटम अलायंस की स्थापना कालोस नामक एक मानसिक व्यक्ति ने की थी। उसकी जन्मजात क्षमता एक गुप्त और अप्रत्याशित भ्रम तकनीक है। यह अंतर करना कठिन है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। प्रभावी रूप से बचाव करना असंभव है। बौद्ध येचेन के अनुसार कालोस बहुत शक्तिशाली है। वो पश्चिम में प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है। शायद ड्रैगन द्वीप पर कोई भी युवा उससे मुकाबला नहीं कर सकता। थ्रोइंग नाइफ अलायंस के संस्थापक वॉटन की पृष्ठभूमि भी उतनी ही शानदार है। वो वास्तव में महान व्यक्ति ली जुनहुआन के उत्तराधिकारी हैं। ली जुनहुआन के बारे में किसने कभी नहीं सुना? कौन उन्हें नहीं जानता? जियो ली द फ्लाइंग डैगर ने अपने पूरे जीवन में कभी भी निशाना नहीं चुका। अंत में उसने अपने फेंकने वाले चाकू से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और अमर लोगों की दुनिया में प्रवेश किया और हमेशा के लिए एक किंवदंती छोड़ गया। अमरों की दुनिया में भी किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना मुश्किल है जो जियाओ ली के उड़ते खंजर से बच सके। किंवदंती के अनुसार जब वो अमरों की दुनिया में आया था तो उसने अपने फेंकने वाले चाकू से एक प्रतिष्ठित देवता को खत्म करके दुनिया को चौंका दिया था। ली जुनहुआन के उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी अभ्यासी वॉटन को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार जियाओ ली का उड़ता खंजर कभी भी निशाना चूकता नहीं था। उसने अभ्यासियों की कई पीढ़ियों को भयभीत कर दिया था। जियाओ चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और जोर से सोचा, कालोस, फैंटम अलायंस के संस्थापक, एक प्रतिभाशाली मानसिक व्यक्ति, वॉटन, जियाओ ली द फ्लाइंग डैगर के उत्तराधिकारी, इससे बचना असंभव है। बौद्ध येची को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आई और उसने कहा, अजीब बात है कि पिछले कुछ दिनों से कालोस और वॉटन के सभी निशान गायब हो गए हैं। तीनों को अचानक एक ही समय में कुछ सूझा। बौद्ध येचेन ने कहा, जल्दबाजी में इधर उधर मत घूमो, मैं कुछ लोगों को जांच के लिए भेजूंगा। 2 घंटे बाद बौद्ध येचेन को खबर मिली कि कालोस और वॉटन वास्तव में कुछ दिनों के लिए गायब हो गए हैं। अरे, शायद वे यान किंग चेन के साथ है। जियो चेन ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, वे वास्तव में मुझे बहुत सम्मान देते हैं। जल्दबाजी में काम मत करो, मैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा। बौद्ध येचेन ने एक बार फिर धर्म गठबंधन से किसी को जांच के लिए भेजा। जब रात हो गई तो उन्हें अंततः कुछ निश्चित समाचार प्राप्त हुआ। किसी ने देखा कि कालोस और वॉटन कुछ लोगों को अपने साथ लाए हैं और अमर गठबंधन के साथ उसी पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए हैं। वे वास्तव में एक साथ काम करके मुझे खत्म करना चाहते थे। जियाओ चेन एक पेड़ के घर की खिड़की के सामने खड़ा था, डूबते सूरज की बची हुई धूप को देख रहा था। फिर उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भी विनम्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही एक साथ निकल चुके हैं। फिर मैं उनके बचे हुए सैनिकों का निपटारा कर दूंगा। अधीर मत बनो, हो सकता है कि कालोस और वॉटन सिर्फ सिंडिकेट ड्रैगन किंग के पीछे पड़े हो। तुम्हारी जल्दबाजी की कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ और भी दुश्मन पैदा कर सकती है। येचेन ने इसके खिलाफ सलाह दी। मुझे पता है कि क्या करना है। अमर गठबंधन निश्चित रूप से मुझे खोजने आएगा। मुझे जवाबी कार्रवाई करने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार करना पसंद नहीं है। अगर फैंटम अलायंस और थ्रोइंग नाइफ अलायंस के शेष सदस्य इसमें शामिल नहीं होते तो मैं उनके लिए भी परेशानी नहीं उठाता। अगर वे शामिल होते तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। जियो चेन बहुत निर्णायक है, खासकर इस तरह के जीवन और मृत्यु के मामले में। वो अपने दुश्मन पर कभी दया नहीं दिखाएगा। रात हो गई। तारों से भरा विशाल आकाश, जंगल का समुद्र अभी भी पहले की तरह ही अस्त व्यस्त है। पहाड़ के जंगल में तरह तरह के राक्षसों की चीखें लगातार उठती गिरती रहती है। यहाँ तक कि कुछ अज्ञात विशालकाय राक्षस भी हैं जो अपने शिकार का पीछा करते हुए धरती को हिला रहे हैं। पहाड़ के जंगल में एक के बाद एक खूनी दृश्य सामने आते हैं। जियाओ चेन तीनों कंकालों को प्राचीन जंगल में ले आया और चुपचाप आगे बढ़ गया। वे कई गठबंधनों का ध्यान आकर्षित किए बिना पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए। उसके बाद उन्होंने अमर गठबंधन के निशान खोजे। यहाँ कुछ काले बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। तारों की रोशनी बंद हो गई थी। प्राचीन जंगल अंधेरे में डूब गया था। ऐसा लगता है कि आज रात भारी बारिश होगी। और ठीक इसी समय जियो चेन और 3 कंकाल अमर गठबंधन के स्थान पर पहले से ही पहुंच चुके थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, आकाश से बिजली गिरी, अंधेरे में चमकती हुई रात के आसमान को रोशन कर दिया। जियो चेन ने बड़े कदम आगे बढ़ाए। उसने अपने हाथ में तलवार लहराई। चमकदार तलवार की आभा ने तुरंत पहाड़ी क्षेत्र को रोशन कर दिया और साथ ही बिजली से परावर्तित भी हो गई। विशाल तलवार की आभा ने तुरंत आगे के पेड़ के घर को आधे में काट दिया। कौन है ये? 2 मानव आकृतियां तेजी से बाहर निकली। जियाओ चेन ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। उन्हें लैंडे की आकृति उनके बीच नहीं मिली। उन्होंने बड़े कदम उठाए और आसपास की जगह पर खोज की। उन्होंने 2 अभ्यासियों को 3 कंकालों के पास छोड़ दिया जो एक्सोविया की तीसरी दिव्य परत को तोड़ने वाले थे। तुम हो, कोई मदद करो। अमर गठबंधन के 2 सदस्य बहुत डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शैतानी सितारा खुद आकर उन्हें खोज लेगा। वे डर के मारे चिल्लाने लगे, उम्मीद करते हुए कि फैंटम अलायंस और थ्रोइंग नाइफ अलायंस आकर उनकी मदद करेंगे। चीख पुकार से आसपास के गठबंधनों में हड़कंप मच गया। काफी लोग दूर से ही इस दृश्य का निरीक्षण कर रहे थे। फैंटम अलायंस और थ्रोइंग नाइफ अलायंस के कुछ सदस्य जो पीछे रह गए थे, बिजली की गति से यहाँ पहुंचे।
रात में ये दयनीय चीख बहुत दूर तक गूंजी। भले ही बीच बीच में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती हो, लेकिन चीख को छिपाना भी मुश्किल है। किगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग पहले से ही 100वें थर्ड सेलेस्टियल लेयर की सीमा के करीब है। अनडाइंग एलायंस के 2 सदस्यों को मारना, जो कि सबसे अच्छे हैं, 100वें की दूसरी सेलेस्टियल लेयर, एक शिशु से कैंडी चुराने जितना आसान है। थोड़े समय में वे सीधे अभ्यासियों में से एक को आधे में चीर देते हैं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, बिजली की चमक बेतहाशा नाच रही थी। बिजली की रोशनी की वजह से तीनों कंकाल और भी ज्यादा पीले दिखाई दे रहे थे। कई लोग दूर से ही उनके आकार को साफ साफ देख सकते थे। मौत के समान पीले कंकाल दयनीय चीख के अलावा अतुलनीय रूप से भयानक थे। बिजली चमकने लगी, भारी बारिश होने लगी। जब फैंटम एलायंस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस 1 के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे तो मूसलाधार बारिश ने खून की बदबू को छिपाना मुश्किल कर दिया। बेतहाशा चमकती बिजली की रोशनी में वे 2 लाशें देख सकते हैं, जिन्हें 3 बर्फ सफेद कंकालों के पैरों के नीचे चीर दिया गया था। खून बारिश के पानी के साथ मिल गया, जिससे जमीन लाल हो गई, और कुछ ही दूरी पर उनके पीछे एक लंबी और सीधी राक्षसी आकृति है। जियाओ चेन अचानक पलटा और एक बेहद ठंडी आवाज में बोला, तुम लोग मुझे खत्म करना चाहते हो? उसका दाहिना हाथ एक ब्लेड की तरह है। जिस क्षण उसने इसे आगे बढ़ाया, चमकदार तलवार की आभा ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश में बिजली के साथ मिल गई हो। प्रकाश की चमकदार किरणों के नीचे पूरा पहाड़ का जंगल कांपने लगा। जियाओ चेन एक मृत्यु देवता की तरह है। दयनीय चीख लगातार गूंजती है। 100वें 5वीं दिव्य परत, यह अजेय है, इसे रोका नहीं जा सकता। अंधेरी बरसात की रात में बिजली की चमक और भारी बारिश के बीच जियो चेन की लंबी और सीधी आकृतियां सभी दर्शकों के दिलों में गहराई से उकेरी गई थी। यह एक तरफा नरसंहार है। उसके बाद जियाओ चेन बड़े कदमों से फैंटम एलायंस की ओर बढ़ा। भयानक तलवार की आभा आसमान में चमकती बिजली के साथ मिल गई थी। जियाओ चेन बरसात की रात में एक राक्षस देवता की तरह लग रहा था। तलवार की रोशनी चमक रही थी। जहाँ से भी वो गुजरती, पहाड़ के पेड़ गिर जाते और जमीन पर सपाट हो जाते। पेड़ का घर टुकड़ों में टूट जाता और खून बहने लगता। उसके बाद वो पहले की तरह ही जानलेवा आभा के साथ थ्रोइंग नाइफ एलायंस की ओर बढ़ गया। हर जगह खून की रोशनी फैल गई। बरसात की यह काली रात खून की तीखी गंध से भरी हुई है। बारिश का पानी भी इस गंध को मिटा नहीं सकता। पर्वत श्रृंखला का ये टुकड़ा खून की बदबू से भरा हुआ है। यहाँ से दूर से भी इसकी गंध आ सकती है। आसपास कई गठबंधन है, कई दर्शक हैं। बिजली की चमक के नीचे दिखाई देने वाली राक्षसी आकृति ने उनके दिल में एक अमिट छाप छोड़ी। इस बरसात की रात में अमर गठबंधन, प्रेत गठबंधन और चाकू फेंकने वाले गठबंधन का सफाया हो गया है। अध्याय 67 अद्भुत सौंदर्य। अगले दिन जब गठबंधन के अधिकांश सदस्यों को ये समाचार मिला तो सभी लोग बहुत स्तब्ध रह गए। वे अंधेरी बरसात की रात में जियो चेन की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सके, लेकिन उस लंबे और सीधे आकार के साथ साथ उस भयानक ताकत के साथ पहली चीज जो लोगों के दिमाग में आई वो था। जब ये खबर फैली तो फैंटम एलायंस के संस्थापक कार्लोस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस के संस्थापक वॉटन निश्चित रूप से यान किंग चेन के साथ जुड़ने के लिए कुछ विशेषज्ञों को लाएंगे। यह अनुमान लगाना बहुत आसान था कि जियो चेन ने जानबूझकर ऐसा किया था। इस बार जियो चेन की भयानक ताकत ने वास्तव में कई लोगों को लगातार कांपने पर मजबूर कर दिया। बारिश के बाद जियाओ चेन पहाड़ी जंगल में टहल रहा है और ताजी हवा में सांस ले रहा है। उसने तीनों कंकालों को अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए मौत के शांत जंगल में वापस जाने दिया। उसने उस क्षेत्र में स्पेल मास्टर लैंडे की तलाश जारी रखी, जहां कई गठबंधन एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। सभी मौत के दरवाजे पर एक अभ्यासी द्वारा लीक की गई जानकारी के अनुसार दुर्भाग्य से वो कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया। अमर गठबंधन का यह महत्वपूर्ण व्यक्ति, भले ही पिछली बार लड़ाई में उसे गंभीर चोट लगी थी, फिर भी वो कल रात के नरसंहार से बच निकलने में सक्षम था। शुरू से अंत तक जियो चेन उसका कोई निशान नहीं खोज पाया। सूरज बहुत पहले ही उग चुका है। कल रात हुई मूसलाधार बारिश ने आसमान को और भी चमकदार बना दिया है। प्राचीन जंगल में जानवरों की चीखें गूंज रही हैं। सैकड़ों पक्षी सुंदर फूलों और पेड़ों के बीच गा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग नजारे हैं। भले ही वो एक ऐसे क्षेत्र में घूम रहा था जहां बहुत सारे गठबंधन एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, जियो चेन ने बड़ी मेहनत से अपने पैरों को छिपाया ताकि उसे खोजा न जा सके। ये तब तक चला जब तक वो जैस्पर जैसी जलधारा के पास अपने दोपहर के भोजन का आनंद नहीं ले रहा था। दूसरों को केवल अलाव से उठने वाले धुएं के कारण पता चला कि वो यहाँ था। एक सुंदर और प्यारी आकृति सुंदर कदमों से हरे भरे जंगल से गुजरी। वो सुगंधित फूलों वाली झाड़ी के पास से गुजरी। वो बहती हुई जलधारा के पास पहुंची और जियाओ चेन के सामने प्रकट हुई। यह अत्यंत स्वर्गीय और प्यारी महिला एक अनूठा स्वभाव और आकर्षण रखती है। सुंदर और आकर्षक शब्द भी यह वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वो वास्तव में कितनी आकर्षक है। उसकी चुलबुली अभिव्यक्ति, उसका कोमल और प्यारा व्यवहार, ऐसा लगता था मानो वो झरने के पानी का ही अवतार हो। उसे अपनी पीढ़ी की सबसे खूबसूरत महिला कहा जा सकता है। लगभग पारदर्शी रेशमी काली लंबी स्कर्ट के नीचे उसका नाजुक और सुंदर शरीर हल्के से दिखाई दे रहा था। उसका सुडौल शरीर, साथ ही उसकी खुली त्वचा एक आकर्षक चमक के साथ झिलमिला रही थी। लोग काल्पनिक विचारों में खोए बिना नहीं रह सकते थे। भाई जियाओ, एक तरफ हट जाओ। अकेले नाले के किनारे बैठकर क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? उसके होंठ गुलाबी और मोहक हैं। जब वो मुस्कुराती है तो उसके जैद जैसे दांत उजागर हो जाते हैं। लंबी लंबी पलकों के नीचे उसकी मंत्रमुग्ध करने वाली आंखों में एक अनूठा आकर्षण है। तो क्या हुआ अगर वो स्वर्ग के नीचे सबसे खूबसूरत महिला है? जियाओ चेन के व्यक्तित्व के साथ उसे करिश्मा से लुभाना असंभव है।
जियाओ चेन ने उसे देखते हुए मुस्कुराया और कहा, आप रेड पाउडर अलायंस की संस्थापक होंगी, रोवेना 2, सही है? रोवेना ने धीरे से मुस्कुराया। ये वास्तव में आकर्षक था। वो कोमल और प्यार भरा चेहरा झरने के पानी की शांति और सुंदरता का एक संयोजन था। वो बेहद प्यारी थी। उसका नाजुक और आकर्षक चेहरा इतना सुंदर था कि यह व्यवहारिक रूप से एक सौंदर्य अर्थ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई जियाओ वास्तव में मेरा नाम जानता होगा। रेड पाउडर अलायंस का प्रत्येक सदस्य सुंदर और आकर्षक है और संस्थापक रोवेना की सुंदरता सभी जीवित चीजों को भी उल्टा कर सकती है। मुझे कैसे पता नहीं था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और नदी के किनारे के फूलों की लहरें खुशबू की लहरें पैदा कर रही थी। रोवेना की रेशमी पोशाक हवा में लहरा रही थी, जो उसके सुंदर और सेक्सी फिगर को स्पष्ट रूप से उजागर कर रही थी। उसकी पतली जैड जैसी टांगे पूरी तरह से सोने से बनी हुई लग रही थी। उसके गोल और भरे हुए नितंब दूर से ही अनगिनत जंगली और काल्पनिक विचारों को उकसाते थे। उसकी छोटी कमर पतली और मुलायम थी। 3 उसके गोल और मोटे स्तन एक छोर पर उभरे हुए थे। ये किसी की कल्पना को जंगली रूप से घूमने देता था। रोवेना ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, सभी जीवित चीजों को उल्टा कर देना। क्या भाई जियाओ गुप्त रूप से हमें लोमड़ी कहकर हमारा मजाक उड़ा रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं ईमानदारी से आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। हे, रोवेना ने प्यार से हंसते हुए कहा। उसका सुंदर शरीर हल्की हवा से झूलते हुए एक नाजुक विलो की तरह है। हमने पहले भाई जियाओ को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन भाई जियाओ ने हम जैसी कमजोर महिला को नीची नजर से देखा और हम पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं आज आपको व्यक्तिगत रूप से खोजने आई हूँ। लॉर्ड रोवेना, आप मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। आपका संग सुंदर महिलाओं से भरा है। मेरे जैसा अकेला आदमी कैसे शामिल हो सकता है? भाई जियाओ, तुम इतने स्पष्टवादी नहीं हो। पिछली बार हमने स्पष्ट रूप से तुमसे रेड पाउडर अलायंस में शामिल होने का अनुरोध नहीं किया था। हम केवल तुम्हारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते। अगर ऐसा है तो यह मेरी लापरवाही होगी। यह मेरी गलती थी। जियो चेन ने अपना सिर हिलाया और हंसा। फिर उसने कहा, अगर हम अंधेरे में गठबंधन बनाते हैं तो मुझे इसके बारे में कोई पछतावा नहीं है। एक और दोस्त, एक और रास्ता। चूंकि हम ड्रैगन द्वीप पर फंसे हुए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि मैं एक परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति हूँ। कुछ लोग हमेशा मेरे लिए परेशानी ढूंढने आते हैं। क्या आपको चिंता नहीं है कि वे आपके लिए कुछ असुविधा लाएंगे? मैं कैसे नहीं कर सकता। रोवेना ने जियाओ चेन पर शर्म से एक नजर डाली। यह एक मोहक और कामुक नजर थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति का उस पर दिल चुरा लिया जाएगा। जिन लोगों को आपने नाराज किया है वे सभी बहुत प्रभावशाली है। अमर शिष्य यान किंग चेंग, बर्बर जनजाति के युवा विशेषज्ञ कैओस, जंगल जनजाति के युवा विशेषज्ञ यालुओ डे, और अब आपने प्रतिभाशाली इल्यूजन मास्टर कार्लोस के साथ साथ जियाओली द फ्लाइंग डैगर के उत्तराधिकारी वॉटन को भी नाराज कर दिया है। एक के बाद एक से निपटना मुश्किल है। जब तुम्हें पता था तो फिर भी तुम मेरे साथ गठबंधन करना चाहते हो? क्या किसी की जरूरत के समय में मदद करना बेहतर नहीं होगा, बजाय इसके कि पहले से ही सही चीज को सजाया जाए? अगर हम आपकी मुश्किलों से उबरने के बाद आपकी मदद करेंगे तो हो सकता है कि आप हमारे बारे में अच्छी धारणा न बना पाएं। और चूंकि इस समय आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, अगर मैं आपके साथ गठबंधन करूं और किसी मुश्किल परिस्थिति में आपकी मदद करूं, तो मुझे लगता है कि जब मैं भविष्य में मुसीबत में पड़ूंगी तो आप कुछ नहीं करेंगे। रोवेना के ये शब्द बहुत व्यवहारिक हैं, लेकिन केवल इसी तरह से वे अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं। अगर उन्होंने जियाओ चेन को धोखा देने की कोशिश की तो इससे केवल उसका तिरस्कार ही होगा। वे दोनों ही बुद्धिमान लोग हैं। वे जानते थे कि यह तरीका किसी का विश्वास जीतने के लिए सबसे प्रभावी है। ओह, इसका मतलब है कि तुम अब मेरे साथ गठबंधन बनाना चाहते हो, एक ही युद्ध के मोर्चे पर खड़े होना चाहते हो और यान किंग चेन और बाकी लोगों को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। जियो चेन ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और रोवेना की तरफ देखा। हे, मुझे संदेह है कि मैं लंबी उम्र नहीं जी पाऊंगी। रोवेना ने धीरे से हंसते हुए कहा, हम गुप्त रूप से गठबंधन करेंगे जब तक कि हम में से कोई जीवन या मृत्यु की स्थिति में न फंस जाए। हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं गंभीर हूँ। अगर एक दिन तुम सच में मौत के दरवाजे पर हो तो मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। जियाओ चेन आखिरकार हंस पड़ी। वो एक व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ है जिसे जुआ खेलना पसंद है। रोवेना ने उसकी दुर्जेय ताकत का मूल्यांकन किया। उसे संदेह है कि जियाओ चेन इस संकट के समय में किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाएगा। उसे शायद उसकी मदद करने की भी जरूरत न पड़े और अभी उसके साथ गठबंधन करना सबसे आदर्श है। उसे कोई संसाधन बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और भविष्य में उसे एक दुर्जेय सहयोगी मिल जाएगा। उसने जैकपॉट मार लिया है। ठीक है, फिर हम गुप्त रूप से गठबंधन बना लेंगे। कौन जानता है कि कुछ दिनों बाद यान किंग चेन, कार्लोस और वॉटन मुझे मौत के कगार पर धकेल दे। मुझे शायद आकर आपसे शरण मांगनी पड़े। रोवेना का प्यारा चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन वो जल्दी से संभल गई और मुस्कुराई। मुझे आपकी ताकत पर विश्वास है। आप निश्चित रूप से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आएंगे। जियाओ चेन मुस्कुराया और उसने जो सोचा था वो नहीं कहा। इस असाधारण रूप से सुंदर लड़की ने संभवतः कई लोगों के साथ गुप्त रूप से गठबंधन किया है, लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं है कि वो इसे इतनी स्पष्टता से इंगित कर सके। उसे अभी भी सतह पर ईमानदारी से इसका सामना करना था। मछलियां यहाँ वहाँ साफ जलधारा में तैर रही हैं। तट के दोनों ओर लगे फूलों और पौधों की खुशबू हवा में फैली हुई है। ये जगह शांतिपूर्ण और जीवंत है।
रोवेना की नंगी बाहें साफ पानी की तरह कोमल है, उनमें एक आकर्षक चमक है जो उसके अतुलनीय आकर्षक यौवन को प्रकट करती है। उसकी गर्दन हंस की तरह सफेद और चिकनी है, उसके प्यारे चेहरे का रंग पूरे खिले हुए फूल जैसा है। उसने हंसते हुए कहा, अब से हम सहयोगी हैं, लेकिन ये केवल तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य है, तुम किसी और को नहीं बता सकते। बेशक ये तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे साथ गठबंधन करना वास्तव में आवश्यक नहीं है। तुम्हारे जैसी अतुलनीय सुंदर महिला कोई भी तुम्हें मारने का दिल नहीं करेगा। मेरे जैसी महिला, हे आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरों में है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं भेड़ियों के झुंड से घिरी हुई हूँ, कौन जाने कब मुझे निगल लिया जाएगा। रोवेना ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द तैयार होने की जरूरत है। हे कौन जाने कब मुझे जल्द ही अपना समर्थन देने के लिए किसी को खोजने पर मजबूर होना पड़े। बेशक जियो चेन जानती है कि उसके समर्थक का क्या मतलब था। ड्रैगन द्वीप में जिन खूबसूरत लड़कियों ने खोजबीन की, उनमें से शायद अधिकांश का यही हश्र होगा। रोवेना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जियो चेन, मैं चाहती हूँ कि तुम और भी मजबूत बनो, मैं शायद तुम्हें अपना समर्थक पा सकूं। अध्याय 68 पूर्व में आंदोलन। क्या अब ये संभव नहीं है? जियो चेन हंसा। हे तो ये पता चला कि तुम वास्तव में ईमानदार नहीं हो। मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक निर्णायक और ठंडे खून वाले विशेषज्ञ हो। रोवेना पूरी तरह से एक खूबसूरत लड़की है, उसकी चुलबुली अभिव्यक्ति एक अजीब आकर्षण बिखेरती है। भले ही जियो चेन की इच्छा शक्ति स्टील जितनी मजबूत हो, लेकिन उसका दिल डगमगाने से नहीं बच सकता था। रोवेना एक चुलबुली अभिव्यक्ति के साथ चली गई। वो कमल की तरह इत्मीनान से चली, सुंदर और सुरुचिपूर्ण, उसके पतले पैर, पूरी तरह से गोल नितंब, नाजुक कमर और अस्पष्ट वक्र जियो चेन को उसकी पीठ का एक अतुलनीय रूप से सेक्सी दृश्य देते थे। वो वास्तव में असीमित आकर्षण वाली एक असाधारण सुंदर महिला थी। उसका प्यारा पक्ष पहले से ही उसकी खुद की सुंदरता से कहीं आगे निकल गया था। भले ही उसकी शक्ल झाओ लिन एर और यान किंग चेंग से तुलनीय न हो, लेकिन उसकी मोहक क्षमता पहले से ही उनसे कहीं आगे निकल गई थी। जियो चेन ने नाले पर अपनी वीर छवि को देखा और जल्दी से शांत हो गया। वे दोनों केवल एक दूसरे का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे, उनका गठबंधन केवल दिखावे के लिए था। एक ही रात में जियाओ चेन द्वारा 3 गठबंधनों को नष्ट करने की खबर ने एक बड़ी लहर को जन्म दिया। उसकी ताकत ने सभी को एहसास दिलाया कि यह युवा जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे भड़काया जाए। एक निश्चित दृष्टिकोण से कहें तो जियाओ चेन का नाम पहले से ही सभी के दिलों में गहराई से अंकित हो चुका था। वो पहले से ही सभी के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन चुका था। बहुत से लोग जानते हैं कि जब यान किंग चेन, कार्लोस और वॉटन वापस आएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा तूफान आएगा। वे निश्चित रूप से इस मामले को यही नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग लड़ाई शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से उच्चतम स्तर का प्रदर्शन होगा। निस्संदेह जियाओ चेन पहले से ही ड्रैगन द्वीप पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका था। इसने कई गठबंधनों को उसके काम पर करीब से ध्यान देने के लिए प्रेरित किया और उसने हर युवा अभ्यासियों, पुरुष और महिला दोनों का ध्यान आकर्षित किया। जियो चेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से वो गठबंधनों के असेंबली पॉइंट के आसपास घूम रहा था। वो वर्तमान स्थिति पर बारीकी से ध्यान दे रहा था और फिर येजेन और यीची के साथ जी भरकर मांस की दावत खाने के बाद वो यहाँ से चला गया। यान किंग चेंग और बाकी लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे। जियो चेन ने कुछ समय के लिए गायब होने का फैसला किया, हर पल को प्रशिक्षित करने के लिए, और उन्हें पहले खुद को पागलपन की ओर धकेलने दिया। मौत के शांत जंगल में 3 कंकालों को खोजने के बाद वे हड्डियों के समुद्र में चले गए। जियो चेन पहले लॉरेंस को बधाई देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि लॉरेंस पहले ही इस जगह से जा चुका था और अन्य अभ्यासी जो ड्रैगन द्वीप की गहराई में सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे, वे भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ये संभवतः बाहरी क्षेत्र के अभ्यासियों के यहाँ आने के कारण है। अधिक से अधिक लोग यहाँ अक्सर दिखाई दे रहे हैं। यह अब चुपचाप प्रशिक्षण लेने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। दिव्य स्तंभ के आसपास की आकृतियां अधिकतर उन साधकों की हैं जो बाद में यहाँ आए। जियो चेन ने केके को, जो गहरी नींद में सो रहा था, अत्याचारी ड्रैगन के कंकाल के ढेर के भीतर से निकाला जो दिव्य मोनोलिथ के करीब था। चीख चीख, क्योंकि उसकी रात की अच्छी नींद में खलल पड़ा था। केके ने जोर से अपना छोटा पंजा हिलाया और नाराजगी से चीखा, केके, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाऊं? जियो चेन ने केके को दूर ले जाने के लिए एक सुगंधित चारा छोड़ना शुरू कर दिया। ये बर्फ सफेद बालों वाला बाघ और शेर जैसा विदेशी छोटा जीव वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। जियो चेन इसे अपने पास रखना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। यह ऐसी चीज है जिसकी मदद नहीं की जा सकती। ये छोटा सा जीव वास्तव में उसका पीछा नहीं कर रहा था, ये केवल जिज्ञासा के कारण उसका पीछा कर रहा था। उसे लगातार इस छोटे जीव को कुछ नया अनुभव करने देना चाहिए। ये सुनकर कि वो कुछ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकता है, केके की बड़ी चमकदार आंखों में तुरंत एक के बाद एक छोटे सितारे चमक उठे। वो लगातार अपनी आंखें झपकाता रहता है। वो अपनी लार को घूंट के साथ निगलने से खुद को रोक नहीं पाता। जियो चेन अचानक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये छोटा सा जीव वाकई बहुत मजेदार है। लेकिन ठीक इसी समय केके ने अपना सिर नीचे झुका लिया, पीड़ा में अपने मोटे छोटे पेट को सहलाया। उस समय उसने बहुत ज्यादा स्वीट ड्यू ऑफ लाइफ खा लिया था। यह अभी भी पूरी तरह से पचा नहीं है, इसलिए वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने में असमर्थ है। मेरे पास आपके कष्टों से छुटकारा पाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा।
केके की आंखों में तुरंत रोशनी लौट आई। वो चीखती रही, मानो ये सवाल कर रही हो कि क्या जियो चेन में वास्तव में ऐसा करने की क्षमता है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे आपके कीमती पेड़ की जरूरत है। जियो चेन ने केके के सिर पर पहनी हुई कीमती पेड़ की टोपी की ओर इशारा किया। केके ने तुरंत ही उस कीमती पेड़ को उखाड़ दिया और बिना किसी परवाह के उसे जियाओ चेन के पास फेंक दिया। अगर इस दिव्य पौधे में बुद्धि होती तो वो रोना चाहता, लेकिन इस छोटे से जीव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, हमें एक शांत जगह ढूंढनी होगी ताकि हमें कोई परेशान न करे। इसके अलावा मुझे सोचने के लिए भी कुछ समय चाहिए। ठीक इसी तरह जियाओ चेन और उसके दल ने अपनी यात्रा शुरू की। छोटा जीव समय समय पर दिव्य मोनोलिथ को देखने के लिए पीछे मुड़ता था, लेकिन फिर भी वो अंत में इस जगह को छोड़ देता था। द्वीप की गहराई में वे समय समय पर ड्रैगन की दहाड़ सुन सकते हैं। जियाओ चेन अपनी किस्मत आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वो कुछ ड्रैगन अंडे प्राप्त कर सकता है। 5 जब वे मौत के शांत जंगल से होकर जा रहे थे तो जियाओ चेन को बहुत उलझन महसूस हुई। ये जगह इतनी शानदार है, फिर भी यह इतनी शांत है। एक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हड्डियों के समुद्र के करीब है? इस क्षेत्र में ऊंचे प्राचीन पेड़ों को अपने चारों ओर लपेटने के लिए कुछ दर्जन लोगों की आवश्यकता होती है। पेड़ निश्चित रूप से कुछ सहस्राब्दी पुराने हैं। वे ट्रेंट की घाटी के पेड़ों से थोड़ा भी कम नहीं है, लेकिन एक भी ट्रेंट इधर उधर नहीं घूम रहा है। जाहिर है कि कोई भी ट्रेंट यहाँ से कभी सफलतापूर्वक विकसित नहीं हुआ था। इस बार जियाओ चेन उत्तरी दिशा में नहीं गया, जहाँ गठबंधन के लोग रहते हैं। वे मौत के शांत जंगल के दूसरी तरफ से चले गए। पूर्व की ओर वे कुछ दर्जन मील तक चले और आखिरकार इस अतुलनीय शांत जंगल से निकल गए। जीवन शक्ति से भरपूर बाहरी दुनिया में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति तुरंत ही अंतर महसूस कर सकता है। एक छोटी सी नदी बह रही है जिसमें से टपक टपक प्लॉप प्लॉप की आवाज आ रही है। फूलों की तेज खुशबू, पक्षियों का मधुर गीत, साथ ही जानवरों की दहाड़, ये सब मिलकर इस दुनिया को जीवन शक्ति से भरपूर बना देते हैं। हालांकि वे समय समय पर पहाड़ों से ड्रैगन की दहाड़ सुन सकते थे, फिर भी वे दर्जनों मील चलने के बाद भी सटीक स्थान का पता नहीं लगा सके। दूसरी ओर भयानक जानवर उन्हें उनमें से बहुत से मिले। उनमें से ज्यादातर किसी तरह के प्राचीन जानवर हैं। जियाओ चेन को संदेह है कि उनमें से कुछ एक भयंकर ड्रैगन से भी मुकाबला कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद जियाओ चेन को पहाड़ी जंगल में एक नदी मिली। वो नदी के किनारे पूर्व की ओर चल पड़ा। किनारे के दोनों ओर हरे बांस धीरे धीरे अधिक हो गए, जबकि अन्य जंगल के पेड़ धीरे धीरे कम होते गए। ये तब तक जारी रहा जब तक वे कुछ और मील आगे नहीं बढ़ गए। उनका परिवेश पहले से ही बांस के जंगल के विस्तृत विस्तार में बदल गया था। इस क्षेत्र में राक्षस कम हो गए हैं, जबकि शाकाहारी जानवर अधिक हैं। हरे बांस, नीली हरी नदी और छोटी झाड़ियाँ, मधुर पक्षियों के गीत के अलावा और मूस जैसे जानवर जो मनुष्यों से नहीं डरते, ये सभी इस जगह को बहुत सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाते हैं। राक्षसों से भरे इस ड्रैगन द्वीप पर इस तरह का शांतिपूर्ण क्षेत्र मिलना बहुत दुर्लभ है। नदी के किनारे पर 20 से ज्यादा जंगली हाथी पानी पी रहे हैं। उनके सफेद दांतों पर हल्की चमक है। एक पंक्ति में खड़े हाथियों का मजबूत शरीर किसी ऊंची दीवार जैसा लग रहा था। लेकिन ठीक इसी समय हाथियों का झुंड अचानक बेचैन हो गया। ऐसा लगा जैसे जंगली हाथी किसी चीज से डर गए हो। सभी ने एक लंबी तुरही छोड़ी और तुरंत भागने के लिए मुड़े। जियाओ चेन को स्पष्ट रूप से कुछ असामान्य महसूस हुआ। वो अपने नथुने में मछली की गंध महसूस कर सकता था। सामने बांस के जंगल से अचानक एक आंधी चली। बांस के जंगल के बीच में वास्तव में एक रास्ता दिखाई दिया। सभी बांस अपने आप दोनों तरफ गिर गए। यह अतुलनीय रूप से विचित्र प्रतीत होता है। 6 अध्याय 69 केके के पुराने घर के पास पहुंचना। एक राक्षस जो आंधी को नियंत्रित करने में सक्षम है। जियो चेन ने निराशा में जोर से चिल्लाया। अगर उसका अनुमान गलत नहीं था तो यह निस्संदेह एक विशाल सांप है। किंवदंती के अनुसार एक दिव्य सांप जो ज्ञान प्राप्त कर चुका था, पौधों को अलग करने में सक्षम था और उसने अपने लिए एक रास्ता बना लिया था। जियाओ चेन ने केके को गले लगाया और जैसे ही वो मुड़ा, भाग गया। तीनों कंकाल उसके पीछे पीछे चले गए। हल्के धुएं की कुछ लकीरों की तरह वे पलक झपकते ही उस क्षेत्र से भाग गए। नाचते हुए पेड़ की परछाइयों के बीच उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उसे केवल एक विशाल हरा सांप बांस के जंगल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसका शरीर एक घर जितना मोटा था। उसके शरीर का जो हिस्सा आसमान में ऊपर उठा हुआ था वो पहले से ही 10 मीटर लंबा था। हरे रंग के शल्क एक भयानक रोशनी के साथ टिमटिमा रहे थे। प्रत्येक शल्क ताड़ के पत्ते जितना बड़ा था। आसमान में उसका विशाल सिर जंगली हाथियों के झुंड को देख रहा था। उसकी वाश बाउल के आकार की रक्त लाल आंखें एक भयानक शैतानी किरण उत्सर्जित कर रही थी। उसके चौड़े मुंह में मोटे विषैले नुकीले दांत लगभग आधे मीटर लंबे थे। वे सभी एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की तरह लग रहे थे। इसकी लाल रंग की कांटेदार जीभ लगभग 4 से 5 मीटर लंबी थी, जो अनिश्चित काल तक फैलती और सिकुड़ती रहती थी। यह अतुलनीय रूप से भयानक थी। ये सीधे बांस के जंगल के पार नदी के किनारे की दूसरी ओर अपने लंबे शरीर को फेंकता है। ये जंगली हाथियों के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले एक विशाल बांस जैसा दिखता है और विशाल सांप के चारों ओर बांस की शाखाओं की नोक पर और झाड़ियों के बीच असंख्य छोटी हरी छायाएं इधर उधर घूम रही हैं। वास्तव में बहुत सारे छोटे हरे सांप हैं। दूर एक स्थान पर जियो चेन अपने आप को रोक नहीं सका और उसने अपने मुंह में ठंडी हवा भर ली। यह विशाल हरा सांप वास्तव में एक ट्राइमेरेसोरस है। वाइपर ट्राइमेरेसोरस वे आमतौर पर केवल आधा मीटर लंबे होते हैं। भले ही वे बहुत छोटे हैं, वे बेहद जहरीले हैं। उनका 2 मीटर तक बढ़ना बहुत दुर्लभ है
और अब यह विशाल ट्राइमेरोसॉरस वास्तव में एक घर जितना मोटा है और इसका विशाल शरीर बांस के जंगल से छिपा हुआ है। कौन जानता है कि वास्तव में ये कितना लंबा है। ये सचमुच बहुत भयावह है। ये कल्पना करना बहुत कठिन है कि यह कितने समय तक जीवित रहा होगा। ये संभवतः एक राक्षस है जो प्राचीन काल से ही जीवित है। इसमें निश्चित रूप से कुछ भयंकर ड्रैगन का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत है। भागने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाने के कारण जंगली हाथियों की उदास आवाजें पूरे इलाके में गूंजने लगी। अंत में झुंड का आधा हिस्सा पलटकर नदी की ओर भाग गया। उसी समय विशाल ट्राइमेरोसॉरस भी आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसका सिर आगे बढ़ा, 5 मीटर लंबी कांटेदार जीभ ने तुरंत एक जंगली हाथी को पकड़ लिया। उसके बाद उसने अपना विशाल मुंह पूरी तरह से खोल दिया। मोटे और तीखे विषैले नुकीले दांतों से भयानक किरणें चमकने लगी और एक ही बार में हाथी का पूरा सिर निगल लिया। ये दृश्य बेहद खूनी और डरावना है। विशाल सांप के जहरीले नुकीले दांतों ने जंगली हाथी के शरीर को तुरंत लकवाग्रस्त कर दिया, जिससे वो एक पल में संघर्ष करने की क्षमता खो बैठा। उसके बाद उसने ताजा हाथी को धीरे धीरे खा लिया। एक सांप एक हाथी को खा रहा है। प्राचीन काल से रहने वाले विशालकाय ट्राइमेरोसॉरस ने वास्तव में एक जंगली हाथी को खा लिया। ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला और भयानक है। हाथियों का झुंड घबराकर भाग गया। उनमें से कुछ नदी में भाग गए और नीचे की ओर बह गए। उनमें से कुछ उस बांध जैसी संरचना से टकरा गए जो उनका रास्ता रोक रही थी। वे बलपूर्वक अपना रास्ता बनाना चाहते थे और यहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। जब विशाल हरी छाया पलटी तो बांस के जंगल से एक तेज हवा चली जिसमें मछली की गंध थी, जिससे लोगों को उल्टी आने लगी। धरती लगातार कांप रही थी। बांस का जंगल पागलों की तरह हिल रहा था। हवा में बांस के अनगिनत पत्ते लहरा रहे थे। विशाल सांप ने एक झटके में अपने शरीर को 4 जंगली हाथियों के चारों ओर लपेट लिया। जंगली हाथियों ने दुख भरी आवाज निकाली। वे मुक्त होने के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन अंततः उनकी शक्ति समाप्त हो गई और वे गतिहीन हो गए। वो विशाल रक्तरंजित मुंह एक बार फिर अपनी सीमा तक खुल गया और एक के बाद एक चारों हाथियों को निगल गया। इस खूनी और क्रूर दृश्य ने अन्य हाथियों को अतुलनीय रूप से भयभीत कर दिया। वे सभी भय से कांप रहे थे। अंत में वे जमीन पर झुक गए और लगातार चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन सांप ट्राइमेरोसॉरस उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहता था। 5 हाथी पहले से ही उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त थे। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे बांस के जंगल की गहराई की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे जंगल की छाया में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे हाथियों के झुंड को माफी मिल गई हो। वे घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। धरती कांपने लगी। नदी के किनारे के जंगल के पेड़ पागलों की तरह हिलने लगे। पूरा आसमान सूखे पत्तों से भर गया। जियो चेन का पूरा शरीर अंदर तक कांप रहा था। इस घटना के बाद उसे आखिरकार पता चला, भले ही कोई इलाका शांत और शांतिपूर्ण लग रहा हो, लेकिन यह अभी भी उतना ही खतरनाक है। इस द्वीप पर कोई भी व्यक्ति सतर्क रहने से नहीं बच सकता। यहाँ बहुत सारे प्राचीन जानवर अंतहीन पहाड़ी जंगलों में छिपे हुए हैं। केके ने जियाओ चेन के दोनों हाथों से छूटने की कोशिश की। वह एक हरे बांस के ऊपर एक फुर्तीले बंदर की तरह चढ़ गया और विशालकाय सांप को देखने लगा। इस बारे में जियाओ चेन को पहले से ही इसकी आदत थी। भले ही केके शेर और बाघ की तरह दिखता था, लेकिन वह सीधा चलने में सक्षम था। कभी कभी यह एक छोटे बंदर जैसा भी दिखता था। ये छोटा सा जीव वास्तव में बहुत अजीब है। चीख चीख, उसने उत्साह से अपने आप से बड़बड़ाया, मानो वह अपनी खुशी जाहिर करना चाह रहा हो। क्या हो रहा है केके? जियो चेन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। केके ने फुर्ती से छलांग लगाई। उसने खुद की और दिव्य पौधे की ओर इशारा किया और फिर सामने के पहाड़ी जंगल की ओर इशारा किया। इससे जियो चेन पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने मोटा मोटा अंदाजा लगाने में बहुत समय लगाया। उनके आगे सबसे अधिक संभावना दिव्य पौधा और केके का पुराना घर होना चाहिए। केके, तुम यहीं से पैदा हुए हो? जियो चेन ने आश्चर्य से इसे देखा। वह हमेशा इस छोटे जीव की उत्पत्ति जानना चाहता था। कौन जानता है, शायद केके के आसपास के रहस्य उजागर हो जाए अगर वे इसके मूल स्थान का पता लगाने जाएं। केके ने अपनी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और जोर से सिर हिलाया। साथ ही वह दिव्य पौधे की ओर इशारा भी कर रहा है। कोई भी देख सकता है कि वह बहुत उत्साहित है। जियाओ चेन को भी थोड़ी खुशी हुई। अगर दिव्य पौधा वाकई केके के मूल स्थान से आया है तो क्या वहाँ कुछ और कीमती पेड़ हो सकते हैं। तीनों कंकालों ने भी उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि वे भी केके के मूल स्थान पर जाने की उम्मीद कर रहे हैं। चीख चीख, इस बार केके आगे चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आगे बढ़ना चाहता है। जियो चेन जोर से हंसा, ये देखकर कि यह छोटा सा जीव घर जाने के लिए कितना उत्सुक है। सबसे अधिक संभावना है कि यह उस समय अपना रास्ता भूल गया था, इसलिए यह ड्रैगन द्वीप के बाहरी क्षेत्र में आ गया। ये छोटा सा जीव वास्तव में बहुत ही उलझन में है। केके बहुत ही निडर है। वह वास्तव में प्राचीन सांप के निवास स्थान के माध्यम से सीधे अपना रास्ता बनाना चाहता था। जियाओ चेन ने जल्दबाजी में उसका रास्ता रोक दिया और फिर उन्होंने एक चक्कर लगाया। इससे छोटा जीव दुखी होकर चीखता रहता है। वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सकता कि क्या ये छोटा जीव शातिर सांप से डरता नहीं है या ये वास्तव में थोड़ा उलझन में है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुष्ट जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है। जियाओ चेन को संदेह होने लगा कि क्या केके किसी दुष्ट जानवर के घोंसले से आया है। रास्ते में उन्हें कई भयानक राक्षस मिले। उनमें से कुछ तो प्राचीन ड्रैगन से भी बड़े थे। वे दुष्ट ड्रैगन के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं। अचानक एक तेज आंधी उठी। पहाड़ के जंगल में विशाल पेड़ कांपने लगे। हवा में पत्तियां घूमने लगी। कई जानवर पागलों की तरह भाग गए।
जियाओ चेन ने अपना सिर उठाकर देखा, तभी उसे एक विशाल पक्षी दिखाई दिया जो तेज गति से उड़ते हुए पहाड़ के जंगल के पास से गुजर रहा था। ये सिर से पैर तक चमकीले आग जैसे पंखों से ढका हुआ है। इसका शरीर वास्तव में पवित्र ड्रैगन के समान ही है। इसका शरीर लगभग 10 मीटर लंबा है और इसके पंखों की जोड़ी 30 मीटर तक लंबी हो सकती है। 1 केके को जरा भी डर नहीं लग रहा है। वह बर्फ सफेद पोम की तरह मुड़ा हुआ है और उत्साह से लॉन पर लौट रहा है। इससे पता चलता है कि अब वे उसके घर के नजदीक पहुंच चुके होंगे। एक और मील आगे बढ़ने के बाद जब वे एक उदास दलदल से गुजरे तो उन्हें 10 मीटर लंबा सुनहरा सेंटीपीड मिला जिसका शरीर पानी की बाल्टी जितना मोटा था। ये वर्तमान में उदास जंगल में सिकुड़ रहा है। ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। एक सेंटीपीड वास्तव में इस हद तक बढ़ सकता है। ये बस अकल्पनीय है। ये निश्चित रूप से एक भयानक जहरीला कीट है जो प्राचीन काल से रहता आ रहा है। शायद एक खतरनाक ड्रैगन भी इसे देखने के बाद रास्ता बदल लेगा। जंगल बेहद उदास है। विशाल सेंटीपीड एक विचित्र सुनहरी चमक के साथ टिमटिमा रहा है। इसका बाहरी आवरण स्टील की तरह कठोर है। जियो चेन ने देखा कि कैसे इसने एक विशाल प्राचीन पेड़ को आसानी से तोड़ दिया। यह एक अजय विशाल धातु के जीव की तरह है। इसके कई सौ जोड़े की जैसे पैर चाकू की तरह तीखे थे। ये बस हल्के से इधर उधर हिलता था और दलदल में मौजूद चट्टानें टुकड़ों में कट जाती थी। जियो चेन को यकीन था कि केके का पुराना घर राक्षसों का अड्डा होना चाहिए। यहाँ चारों ओर अधिक से अधिक प्राचीन जानवर थे। अध्याय 70 स्वर्गीय वृक्ष। आदिम पहाड़ी जंगलों के विस्तृत विस्तार से अपना रास्ता बनाते हुए जियो चेन और बाकी लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे हैं। चीख चीख केके जियाओ चेन के कंधे के ऊपर कूद गया और उसके सामने एक पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया। गर्जन येल्प। अचानक उस पर्वत श्रृंखला से एक भयंकर गर्जना प्रसारित हुई। इससे पूरा पर्वत हिल गया। जंगल के पेड़ पागलों की तरह इधर उधर लहराने लगे और सूखी पत्तियां हवा में घूमने लगी। निश्चित रूप से वहाँ एक से अधिक प्राचीन ड्रैगन है। ध्वनि से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में वहाँ 7 से 8 ड्रैगन है। जियाओ चेन ने मन ही मन बड़बड़ाया। ऐसा लगता है जैसे वो वास्तव में राक्षसों की मान में चला गया था। केके का मूल बहुत बड़ा लग रहा था। तीनों कंकालों के माथे पर कमल का चिन्ह अचानक चमक उठा। वे सतर्कता से अपने आसपास की स्थिति पर नजर रख रहे थे। उनके जोड़ों से चिरमराहट की आवाजें निकल रही थी। उन्हें आगे आने वाले खतरों का साफ साफ एहसास हो रहा था। केके, क्या तुम सच में पहले राक्षसों की मान में रहते थे? तुम किस तरह के छोटे राक्षस हो? केके इस बात से बेहद असंतुष्ट था कि जियो चेन ने उसे छोटा राक्षस कहा। वो गुस्से में जियो चेन के सिर पर कूद पड़ा और फिर उसने उसके सिर को बेतहाशा खरोंच दिया, जिससे जियो चेन के लंबे बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। ठीक है, तुम जीत गए। जियो चेन ने जल्दी से छोटे जीव को पकड़ लिया और उसे जमीन पर रख दिया। पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे स्पष्ट रूप से बहुत सारे विशाल पंजे के निशान देख सकते थे। बिना किसी संदेह के वे सभी भयंकर ड्रैगन के हैं। एक पर्वत श्रृंखला से गुजरने के बाद जियो चेन ने एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य देखा। वहाँ एक काली पर्वत श्रृंखला थी जो लगातार कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को काटते हुए काली चमक के साथ टिमटिमा रही थी। पूरा पर्वत रिज प्रकाश के धब्बों से टिमटिमा रहा था। ये वास्तव में एक काले जैद की तरह चमकदार और पारदर्शी था। केके ने खुशी खुशी की वांग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग के सिर के बीच आगे पीछे छलांग लगाई। ऐसा लगता है कि वे पहले ही अपने मूल स्थान पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो खुशी से नीचे कूद गया और काले जैद पर्वत की ओर भाग गया। जियो चेन और 3 कंकाल उसके पीछे पीछे चले। क्योंकि वे पहले से ही यहाँ थे, इसलिए आसपास के ड्रैगन की दहाड़ के कारण अब रुकना असंभव है। लेकिन जब वे उस काले जैद पर्वत की चोटी के करीब पहुंचे तो जियो चेन पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसने पाया कि तथाकथित काले पर्वत की चोटी वास्तव में एक पेड़ के तने जैसी दिखती थी। इसका एक हिस्सा पहाड़ों पर सपाट पड़ा था। ये वास्तव में एक विशाल पेड़ का तना था जो काली चमक के साथ टिमटिमा रहा था। जब वे पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचे तो जियाओ चेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो काली पहाड़ी चोटी वास्तव में एक पेड़ का तना थी। रास्ते में कई बड़ी टहनियां तने से अलग होती हुई दिख रही थी। ये तो अकल्पनीय है। पेड़ का तना वास्तव में एक पर्वत श्रृंखला जितना बड़ा है। अगर यह विशाल पेड़ जो काली चमक से जगमगा रहा है, अगर यह अभी भी खड़ा है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? शायद यह आसमान को भी चीर सकता है। इसे एक स्वर्गीय पेड़ माना जा सकता है। यहाँ से कुछ ही दूर पर ढहा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई भयानक भूकंप आया हो। लगभग सभी पर्वत शिखर पहले ही ढह चुके थे। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे चट्टानी पहाड़ भी बड़ी बड़ी दरारों से भरे हुए थे। अधिकांश क्षेत्र पहले ही डूब चुका था। अगर वे टूटे हुए चट्टानी पहाड़ न होते तो इस जगह को एक बहुत बड़ा बेसिन माना जा सकता था। बेसिन के भीतर यह बहुत ही विचित्र है। हालांकि यह चट्टानों से भरा हुआ है और अगर मिट्टी है भी तो कोई भी पौधा नहीं उग रहा है। यह मृत भूमि का एक टुकड़ा है और स्वर्गीय वृक्ष केवल यहीं तक फैला हुआ था। उस अतुलनीय रूप से बड़े वृक्ष की चोटी का कोई भी निशान बहुत पहले ही मिट चुका था। ऐसा लगता है कि यह आगे के ढह चुके पर्वतीय क्षेत्र के साथ दफन हो गया था। लोग सोच में डूबे हुए थे और उन्हें संदेह था कि क्या इस जगह पर पहले भी कोई बड़ी आपदा आई थी, कुछ इतना बड़ा कि असंख्य पर्वत शिखर ढह जाएं और स्वर्गीय वृक्ष गिर जाए। अरे केके कहाँ गया? जियो चेन को अचानक पता चला कि केके गायब हो गया था। क्लैक क्लैक, लुनहुई वांग ने अपना निचला जबड़ा ऊपर नीचे हिलाया और दिव्य वृक्ष के दूसरी ओर इशारा किया, ये संकेत देते हुए कि केके वृक्ष की जड़ों की दिशा में भाग गया था। चलो हम भी जाकर देखते हैं। जियो चेन और 3 कंकाल जल्दी से केके के पीछे भागे।
भले ही वो काला जैड जैसा स्वर्गीय वृक्ष बहुत पहले ही सूख गया हो और पर्वत श्रृंखला से नीचे गिर गया हो, लेकिन यह अभी भी पर्वत शिखर जितना ही ऊंचा है। ये वास्तव में बहुत विशाल है। ये क्षितिज के पार एक पर्वत श्रृंखला की तरह है। ये यहाँ की अधिकांश पर्वत श्रृंखलाओं से भी अधिक प्रभावशाली है। जियाओ चेन और अन्य लोग घने पहाड़ी जंगल से अपना रास्ता बनाते हैं। वे 8 से 9 मील से कम नहीं आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि वे अंततः प्राचीन पेड़ की जड़ों के पास पहुंचते हैं। और ये 8 से 9 मील पेड़ के तने की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आखिरकार अभी भी तना और मुकुट है जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। स्वर्गीय वृक्ष की जड़ें भी उतनी ही आश्चर्यजनक हैं। सतह पर मौजूद स्तंभ वास्तव में एक पहाड़ की तरह राजसी है। मोटाई और ऊंचाई के बावजूद यह आसपास के पर्वत श्रृंखला के बराबर है। ये वास्तव में चौंकाने वाला दृश्य है। जमीन पर उजागर होने वाली कुछ विशाल जड़ें व्यवहारिक रूप से एक के बाद एक पर्वत श्रृंखलाओं की तरह दिखती हैं। वे दूर के पहाड़ पर भूमिगत भी नहीं घुसती हैं। कोई भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है। गर्जन, येल्प, पास से आती हुई ड्रैकोनिक दहाड़, ऐसा लगता है कि यह 7 से 8 भयंकर ड्रैगन से आ रही है। इतना ही नहीं, अन्य राक्षसों की चीखें भी थी। ये स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह कान फाड़ देने वाली थी। उन्होंने ड्रैगन के क्षेत्र में आवाज निकालने की हिम्मत की। वे कुछ प्राचीन जानवर होंगे जो भयंकर ड्रैगन से कमतर नहीं होंगे। ये जगह वास्तव में वैसी ही है जैसी जियो चेन ने उम्मीद की थी। ये वास्तव में राक्षसों का अड्डा है। के बारे में क्या? वो कहाँ गया? जियो चेन ने हर जगह देखा। वो वास्तव में चिंतित था कि के पर्वत श्रृंखला में क्रूर जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। क्लैक क्लैक, किवांग वांग ने अपना निचला जबड़ा हिलाया और स्वर्गीय वृक्ष के ठूंठ की ओर इशारा किया। दिव्य वृक्ष के तने से वही काली चमक निकल रही थी। ये काले जैद की तरह क्रिस्टल की तरह साफ था। जियो चेन ने अपना सिर उठाकर देखा तो पाया कि के एक फुर्तीले बंदर की तरह चिकने पहाड़ जैसे पेड़ के तने पर चढ़ रहा था। वह पहले ही करीब 1 किलोमीटर चढ़ चुका था। तीनों कंकाल भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। वे ऊपर चढ़ना चाहते थे और इस मामले की तह तक जाना चाहते थे। जियो चेन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं और इस छोटे राक्षस के घोंसले को देखते हैं। पेड़ के तने पर केवल वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसके पास उसकी क्षमता हो। सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ का तना जैड की तरह चिकना होता है। इस पर कोई भी ताकत लगाना मुश्किल होता है। दिव्य वृक्ष का तना लगभग 1500 मीटर ऊंचा है और ड्रैगन द्वीप पर अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं 1300 मीटर से कम ऊंची है। पेड़ का तना आसपास की सभी 1000 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से थोड़ा ऊंचा है। जब जियाओ चेन और बाकी लोग पेड़ के तने पर चढ़े तो वे एक बार फिर चौंक गए। उन्होंने पाया कि तने का शिखर अतुलनीय रूप से चिकना है, मानो उसे किसी धारदार हथियार से काटा गया हो। कोई और कारण नहीं हो सकता। दिव्य वृक्ष का तना पहाड़ जितना मोटा है, इसे आधे में काट दिया गया। ये वास्तव में बहुत अकल्पनीय है। लोग इसे कई चीजों से जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। सतह असाधारण रूप से चौड़ी है और पेड़ के तने के रंग के समान काले रंग की चमक के साथ टिमटिमा रही है। ये सपाट छत वाले ऊंचे पहाड़ जैसा दिखता है। के दूर की जगह में अभिभूत लगता है। ये बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूम रहा है। जियो चेन ने पास जाकर देखा और पाया कि इसकी चमकती हुई बड़ी आंखें एक उलझन भरी नजर से भरी हुई थी। ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा था जो अपने घर का रास्ता भूल गया था। ये कुछ हद तक नाजुक और आकर्षक है। के क्या हो रहा है? ऐसा शायद ही कोई समय रहा हो जब के शरारती न रहा हो, लेकिन अब वो चुपचाप नीचे झुका हुआ है और एक गेंद की तरह सिकुड़ गया है। वो वास्तव में रोने की आवाज निकालने लगा है। यह एक अकेले बच्चे जैसा दिखता है जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। वो बस वहाँ निश्चल पड़ा हुआ है। वास्तव में उसकी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे हैं। 1